नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जो भी है, जो जब भी देखे उसके लिए। अब देखो, आज अपन स्टार्ट करेंगे भाषा एवं साहित्य। ठीक है, भाषा साहित्य नाम का ये जो टॉपिक है और लगभग सभी जितनी भी भर्तियां हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है भाषा एवं साहित्य। और हर परीक्षा में एक प्रश्न जो है वो जरूर ही पूछा जाता है और वो प्रश्न बनता है साहित्य में 4 पुस्तकें, उनके लेखक का नाम और उनको क्या करना है, सुमेलित करना है। तो ध्यान देना, साहित्य पढ़ने के लिए जरूरी है हमें पढ़ना भाषा। साहित्य तो वो हो जाएंगे जो इस भाषा में लिखे गए ग्रंथ है वो, पहले हमें पढ़ना होगा भाषा के बारे में। और भाषा की जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले 2 बातें आएगी। एक तो हमारी रहेगी राज्य भाषा। कौन सी भाषा है? राज्य भाषा। और एक अपनी रहेगी राजकीय भाषा। राज्य भाषा और राजकीय भाषा दोनों में अंतर है। राज्य भाषा तो हमारी वो भाषा हो जाएगी जो राज्य के अधिकतर लोगों द्वारा बोली जाती है। राज्य भाषा हमारी हो जाएगी राजस्थानी। ज्यादातर हम राजस्थानी बोलते हैं। हमारी भाषा का नाम राजस्थानी है और राजस्थानी भाषा में कुल छोटी मोटी 73 बोलियां हैं, जिनमें मारवाड़ी, मेवाड़ी, ढूंढाड़ी, हाड़ौती जो भी है। एक बात इसमें और ध्यान में रखना, हमने इसको राज्य भाषा लिखा है लेकिन संविधान में इसको वैधानिक दर्जा नहीं प्राप्त है। तो फिर हमने क्यों लिख दिया भाई राज्य भाषा? तो यहाँ देखो, NCERT की जो किताबें हैं उनमें राजस्थानी को राजस्थान की मातृभाषा माना गया है। दर्जा तो नहीं मिला है लेकिन हकीकत में हमारी मातृभाषा या हमारी राज्य भाषा कौन सी मानी जाएगी? राजस्थानी मानी जाएगी। राजकीय भाषा, राजकीय भाषा वो भाषा होती है जो सरकारी कामकाज में, दफ्तरों में काम में ली जाती हो। तो हमारे राज्य के सरकारी जितने भी कार्यालय हैं उनमें हम काम में लेते हैं हिंदी। कौन सी काम में लेते हैं? हिंदी। तो राजकीय भाषा हमारी हिंदी हो जाएगी और राज्य भाषा हमारी कौन सी हो जाएगी? राजस्थानी। अब देखो यहाँ पे राजस्थानी भाषा दिवस है 21 फरवरी को मनाएंगे। कब मनाएंगे? 21 फरवरी को। और हिंदी भाषा दिवस मनाएंगे 14 सितंबर को। 14 सितंबर को हम मनाएंगे कौन सा? हिंदी भाषा दिवस मनाएंगे। और 21 फरवरी को हम मनाएंगे राजस्थानी भाषा दिवस। राजस्थानी भाषा दिवस हम मना लेंगे। अब देखो, बात ये है कि ये जो राजस्थानी भाषा है, चाहे हिंदी भाषा हो चाहे कोई भी भाषा हो, उसको लिखने का जो एक तरीका होता है उसको हम लिपि कहते हैं। उसको हम लिपि कहेंगे। जैसे मैंने उदाहरण के लिए इतनी बातें जो मैंने लिखी है वो मैंने देवनागरी लिपि में लिखी है। भाषा मेरी हिंदी है, लिपि मैंने देवनागरी काम में ली है। उसी प्रकार से राजस्थानी भाषा को लिखने की जो लिपि होती है, राजस्थानी भाषा को लिखने की लिपि है, राजस्थानी भाषा के अक्षरों को मोड़ मोड़ के लिखते हैं, इसलिए मुड़िया या महाजनी या फिर कौन सी रहेगी? बनियावटी लिपि रहेगी। ठीक है, तो मुड़िया, महाजनी या बनियावटी लिपि है क्योंकि अक्षरों को मोड़ मोड़ के लिखा जाता है। अब देखो, हमारी लिपि इस राजस्थानी भाषा की लिपि में, हिंदी भाषा की लिपि में अंतर कितना रहेगा वो देखो। उदाहरण के लिए अपने एक शब्द लेते हैं, एक पूरा जो है एक सेंटेंस है, ये है कि मेरा नाम, किसी ने ये बोला राजस्थानी में कि मेरा नाम कालू है, मेरा नाम कालू है, और आपने हिंदी में इसको लिख दिया मेरा नाम कालू है, मेरा नाम कालू। लेकिन देखो, कालू में, कालू में रात दिन का अंतर है। अगर जैसा हम बोलते हैं वैसा ही हम लिखना चाहते हैं तो उसी भाषा की लिपि काम में लेनी पड़ेगी। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं सही कि मेरा नाम कालू है, मेरा नाम कालू। कालू कहे तो आदमी सा लगता है, ऐसे बोले
कि जी मेरा नाम कालू है, तो कालू ऐसे कुत्ते जैसे फीलिंग आती है, ज्यादातर कुत्तों का नाम होता है कालू। अपने को कालू नहीं बोलना, अपने कालू ही बोलना है, ठीक है। कालू अलग है, आदमी कालू ही होते हैं, कालू होते हैं आदमी, ठीक है। तो ये देखो अंतर आ गया, इसमें हमने अक्षर को मोड़ के लिखा, इसलिए ये हमारी जो लिपि है ये मुड़िया महाजनी या बड़ियावती लिपि है, ठीक है। तो अक्षरों को मोड़ मोड़ के लिखते हैं तो मुड़िया, महाजन लोग काम में लेते हैं तो महाजनी, बाणिया लोग काम में लेते हैं तो बड़ियावती। ये जो लिपि है, इस लिपि की खोज की थी अकबर का मुख्य सचिव था, राजस्व अधिकारी था, नाम था टोडरमल। क्या नाम था? टोडरमल ने इस लिपि की क्या की थी? खोज की थी। तो लिपि की हमने बात कर ली है, राजकीय भाषा, राज्य भाषा की बात कर ली है। अब हम बात करेंगे राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति की, राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति की। तो इस प्रकार से इसको समझा जाता है कि पहले जैसे भारत और यूरोप की लैंग्वेज है वो एक भारोपीय परिवार बनता है, भारोपीय परिवार है। वहां से जैसे मान लो एक अलग से भाषा है, संस्कृत भाषा भी एक अलग मानते हैं अपने, यहाँ पे अपने पाली मानते हैं, ठीक है। इसके बाद में धीरे धीरे इसके प्राकृत बनते हैं, प्राकृत और छोटा रूप है, प्राकृत के बाद में इसके अपभ्रंश बनते हैं, अपभ्रंश मतलब भाषा का और छोटा रूप, और फिर जाके पर्टिकुलर एक लैंग्वेज बनती है। तो इस प्रकार ये ज्यादा इतना गहराई में नहीं जाना, आपको केवल इतना ध्यान में रखना है कि राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति सौर सैनी प्राकृत के गुजरी अपभ्रंश से मानी जाती है। सौर सैनी प्राकृत के गुजरी अपभ्रंश से राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति हुई, और परिणाम स्वरूप यहाँ पे राजस्थानी और गुजराती दो जो भाषाएं हैं उनका यहाँ पे क्या हुआ? जन्म। तो अपने को मतलब केवल इतना ही है, एक ही लाइन याद रखनी है, ज्यादा डीप इसमें नहीं जाना अपने को, क्योंकि पूछते भी नहीं। उत्पत्ति में राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति सौर सैनी प्राकृत के, सौर सैनी प्राकृत के गुजरी अपभ्रंश से हुई है, गुजरी अपभ्रंश से मानी जाती है। सौर सैनी प्राकृत के गुजरी अपभ्रंश से राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति मानी जाती है। अब हम आगे इसमें बात करेंगे कि ये जो राजस्थानी भाषा है इसके लिए सबसे पहले मरु भाषा शब्द काम में लिया गया था। कौन सा शब्द काम में लिया गया था? मरु भाषा शब्द काम में लिया गया था। तो अब देखो आगे, राजस्थानी भाषा के लिए, राजस्थानी भाषा के लिए सर्वप्रथम मरु भाषा शब्द का प्रयोग, मरु भाषा शब्द का प्रयोग उद्योतन सूरी ने, एक विद्वान था, जैन विद्वान था उद्योतन सूरी, प्रयोग उद्योतन सूरी ने अपने ग्रंथ, ग्रंथ का नाम था कुवल्य माला, कुवल्य माला, अपने ग्रंथ कुवल्य माला में 18 देशी भाषाओं में किया, 18 देशी भाषाओं में किया। ये जो ग्रंथ है ये 835 ईस्वी में लिखा गया ग्रंथ है, और जालोर दुर्ग में इसकी रचना हुई, और लेखक था उद्योतन सूरी। इस आदमी ने कुवल्य माला ग्रंथ में सबसे पहले 18 देशी भाषाओं का उल्लेख किया, उनमें से इसने राजस्थानी जो भाषा है इसको नाम दिया था मरु भाषा। तो देखो नामकरण की भी यहाँ पे बात आ गई। इसके बाद में हम बात करेंगे, इसके बाद में अपन बात करेंगे कि राजस्थानी भाषा जो है उसकी उत्पत्ति पे प्रकाश किसने डाला, उसका सबसे पहले वैज्ञानिक वर्गीकरण किसने किया, ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। लेकिन एक चीज ध्यान में रखना, राजस्थानी भाषा की अगर साहित्य लिखने की स्टार्टिंग है वो कब की मानेंगे, तो ध्यान में रखना आपने लगभग 12वीं सदी,
ठीक है, 12वीं सदी के अंत में राजस्थानी भाषा की जो स्टार्टिंग है वो 12वीं सदी के अंत में लगभग प्रारंभ हुई थी, लेकिन इसमें ज्यादातर साहित्य लिखने का जो प्रयास है वो 13वीं सदी के बाद में क्या हो गए हैं, 13वीं सदी में और उसके बाद में शुरू हो गए थे। अब इसके बाद में देखो, अगर हम बात करें राजस्थानी भाषा का स्वर्ण काल, गोल्डन टाइम की बात करें तो 1650 से लेकर 1850 तक का जो टाइम है वो राजस्थानी भाषा का स्वर्ण काल माना जाता है। ये थी राजस्थानी भाषा की बिल्कुल बेसिक जानकारी, और अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और धीरे धीरे अपने इसमें आगे बढ़ेंगे और बहुत ढेर सारी बातें और भी अपने को करनी है। इसमें ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, अब ये प्रारंभिक इसकी जानकारी होगी राजस्थानी भाषा से संबंधित। अब हम इसमें आगे और बढ़ेंगे। देखो पेपर वाला एक वो चीज भी पूछता है कि बता सबसे पहले इसका वर्गीकरण किसने किया, सबसे पहले इसकी उत्पत्ति पे प्रकाश किसने डाला। तो हम वो सारी चीजें यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं, तो ध्यान में रखना राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति पे सबसे पहले प्रकाश किसने डाला, प्रकाश किसने डाला। प्रकाश कैसे डालते हैं, प्रकाश डालने का तरीका अलग होता है, विद्वान लोग प्रकाश अलग तरीके से डालते हैं। जैसे मान लो कोई चीज है, उसके बारे में पूरी डिटेल, उसका पूरा निरीक्षण करना, उसके बारे में उसके जो पूरी डिटेल जो इकट्ठी करना और लोगों तक उसको सही व्यवस्थित तरीके से पहुंचाना, ये होता है प्रकाश डालना। अब एग्जाम में प्रश्न आता था कि गोबर गैस पे प्रकाश डालिए, तो कई लोग ऐसे बना देते थे, कई लोग ऐसे बना देते थे। ये भैंस होगी, ये गोबर हो गया, ये गोबर की गैस होगी, और ये प्रकाश हो गया। अब ये तो सही तरीका थोड़ी, ऐसे तो प्रकाश हमारे किसी चीज पे भी मार सकते हैं, ऐसे नहीं मारनी, मूर्ख लोग ऐसे प्रकाश डालेंगे। ठीक है, विद्वान लोग प्रकाश ऐसे नहीं डालेंगे। आप में से कई लोगों ने ऐसे डाला होगा प्रकाश ना। देखो राजस्थान भाषा की उत्पत्ति पे सबसे पहले प्रकाश की अपन बात करेंगे। प्रकाश मतलब लाइट। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति पे सबसे पहले प्रकाश किसने डाला, मतलब लाइट किसने मारी, लाइट मारी टेसीटोरी ने। तो नाम था, पूरा नाम लुई पीओजी, लुई पीओजी टेसीटोरी, टेसीटोरी। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति पे सबसे पहले लाइट मारी टेसीटोरी, और टेसीटोरी की एक रचना थी, टेसीटोरी की एंटीक्वेरी। टेसीटोरी की एंटीक्वेरी मतलब किताब का नाम था इंडियन एंटीक्वेरी। बहुत ही मोस्ट है, बढ़िया तरीके से याद रखना इसको, टेसीटोरी की एंटीक्वेरी। ठीक है, तो लाइट मारी टेसीटोरी ने, टेसीटोरी की एंटीक्वेरी। ठीक है, तो इसने सबसे पहले प्रकाश डाल दिया। ठीक है, भी उत्पत्ति कैसे हुई। इसके बाद में एग्जाम वाला हमारे से पूछता है कि राजस्थानी भाषा का प्रथम वैज्ञानिक विभाजन, सबसे पहले राजस्थानी भाषा का वैज्ञानिक विभाजन किसने किया। एक तो देखो विभाजन हम सीधा कर देंगे, भी इधर वाली राजस्थानी है, ये इधर वाली राजस्थानी, इधर वाली राजस्थानी है, लेकिन बढ़िया तरीके से उनमें अंतर नहीं कर पाते। लेकिन बढ़िया अंतर, वैज्ञानिक विभाजन का मतलब होता है उसके छोटे छोटे बिंदुओं को पहचान कर, छोटी छोटी भिन्नताओं को पहचान कर और उसको एक व्यवस्थित तरीके से अलग करना। ठीक है, तो सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन किया था इसका जॉर्ज इब्राहिम ने, जॉर्ज इब्राहिम गियर्सन ने।
सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन जॉर्ज इब्राहिम गियर्सन ने किया था। और देखो विभाजन किया तो कितने भाग में विभाजित किया, तो यहां याद रखना जरूरी है जॉर्ज इब्राहिम गियर्सन। गियर ट्रैक्टर चलाया है ना, ट्रैक्टर है, जीप है, अमूमन ट्रैक्टर की मैं बात करूंगा कि ट्रैक्टर के कितने गियर होते हैं, लगभग 4 होते हैं। और अपवाद होते हैं, अलग हो सकते हैं, कम हो सकते हैं, ज्यादा हो सकते हैं, अपना अपना ट्रैक्टर अलग है, ठीक है। लेकिन मैं बेसिकली बात करूंगा कि ट्रैक्टर के गियर होते हैं साथियों 5, 4 होते हैं मुख्य तो, और एक बैक वाला होता है, 5 गियर होते हैं। तो ये याद रख लेना कि वैज्ञानिक विभाजन किया था गियर्सन ने, और गियर्सन ने गियर लगाए थे, कितने गियर लगाए थे, 5 गियर लगाए थे, कितने, 5 गियर। और ये जो गियर्सन है इसकी रचना का नाम, रचना मतलब किताब कौन सी लिखी, इसकी रचना, वैसे मत समझ लेना रचना नहीं थी इसकी कोई, रचना मतलब बेचारे ने किताब लिखी थी। किताब लिखी कौन सी, इसकी किताब का नाम था लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, ये इसकी किताब का नाम था। और इसमें इसने 5 भागों में डिवाइड किया। देखो गियर कैसे लगाना है आपको ये समझ लो, लगभग तो आपको पता है। अब गियर लगाना है आपको राजस्थान में लगाना है, गियर लगाना है राजस्थान में। यहां गियर, एक गियर लगाना है यहां, 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 और ये भी एक गियर लगाना है। कितने गियर लगाए हमने, 5। ये दिशा कौन सी है, तो नाम हो गया उत्तरी पूर्वी राजस्थानी, ये हुआ मध्य पूर्वी राजस्थानी, ठीक है। ये हुआ राजस्थानी भाषा का तीसरा प्रकार हो जाएगा दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी, दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी। ये हो जाएगा पश्चिमी राजस्थानी, पश्चिमी राजस्थानी। और ये हमारा हो जाएगा दक्षिणी राजस्थानी, दक्षिणी राजस्थानी। तो राजस्थानी भाषा जो है इसको कितने भाग में बांटा, 5 भागों में बांटा। 5 गियर ने बांटा, तो 5 गियर लगाने हैं, उत्तरी पूर्वी, मध्य पूर्वी, दक्षिणी पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिण, ठीक है, खत्म। अब देखो यहां तक की बात हमने कंप्लीट कर ली है। इसका फटाफट एक स्क्रीनशॉट आप ले लो। ठीक है, मिटा देता हूं मैं इसको। अब देखो इसमें आगे बढ़ते हैं। आगे की बात करें तो अगर इसकी उत्पत्ति विभिन्न विभिन्न लोगों द्वारा देखी जाए तो बहुत सारे इसके मत अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारे रीट, पटवार, राजस्थान पुलिस, ये जो एग्जाम है इनके अंदर, और सेकंड ग्रेड तक के जो एग्जाम है जहां कला संस्कृति आती है वहां तक इनकी उत्पत्ति के बारे में विभिन्न मत नहीं। फॉर एग्जांपल हम बात कर सकते हैं जैसे मोतीलाल मेनारिया है, मोतीलाल जी जो मेनारिया है उन्होंने इसको गोजरी अपभ्रंश से इसकी उत्पत्ति मानी है। इसके बाद में जो अपने पुरुषोत्तम मेनारिया है, ठीक है, उनका इसमें अलग मत हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में पुरुषोत्तम दत्त नाम से एक व्यक्ति और है, ठीक है, उनके हिसाब से अलग मत हो जाएगा। तो विभिन्न सारे मत है, वो नहीं बात करनी, हमें केवल जो ऑथेंटिक मत है उस पर ध्यान देना है कि इसकी उत्पत्ति सौरसेनी प्राकृत के गोजरी अपभ्रंश से मानी जाती है। यहां तक की बेसिक हमने बातें कंप्लीट कर ली थी। अब देखो मैं बात करूंगा कि राजस्थानी भाषा की कुल जो बोलियां हैं, कुल बोलियां हैं राजस्थानी भाषा की 73। राजस्थानी भाषा की कुल कितनी बोलियां हो जाएगी, 73 बोलियां हो जाएगी, छोटी छोटी, ठीक है। 73 बोलियों से राजस्थानी भाषा बनी है, मतलब भाषा बड़ा रूप है, बोलियां उसका छोटा छोटा क्या हो जाएगा, रूप हो जाएगा। आगे इसमें हम बात करेंगे
उत्पत्ति की बात कर ली, इसका गोल्डन टाइम, इसका आधुनिक टाइम 1850 के बाद का जो टाइम है वो आज तक का इसका आधुनिक टाइम कहलाएगा, राजस्थानी भाषा का आधुनिक टाइम कहलाएगा। अब हम इसमें आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि कुल जो बोलियां हैं कितनी है, 73 बोलियां हैं। कुल कितनी बोलियां हैं? 73। वैसे तो मैं आपको इसके साथ में एक ब्लैंक खाली मैप होगा, उसके ऊपर भी करवाया हुआ बोलियों का आपको डायग्राम प्रोवाइड और करवा दूंगा आपको, लेकिन एक बार मोटी मोटी जो बात है वो आप यहाँ पे समझ सकते हो, ध्यान दे लेना यहाँ पे। और ये इस प्रकार से वो स्टूडेंट कर पाएगा जिसको नक्शा आता हो। जिस किसी को नक्शा ना आता हो वो उसके लिए समझना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, लेकिन कोई बात नहीं, आप नक्शा भी भगवान की दया से बढ़िया तरीके से तैयार कर लेना, ठीक है। ये राजस्थान है अपना, यहाँ पे थोड़ा सा पंजाबी बोली का प्रभाव है, अंदाजा तो आपको है भी, गंगानगर हनुमानगढ़ है, यहाँ पे पंजाबी का प्रभाव रहेगा। इसके बाद में ये जो बीकानेर और चूरू वाला जो एरिया है, यहाँ पे थड़ी, कौन सी बोली, ये थड़ी क्षेत्र है, जहाँ गंगानगर हनुमानगढ़ बीकानेर चूरू चारों जिलों की बाउंड्री टच करने वाला जो मरुस्थलीय क्षेत्र है उसको कहते हैं थड़ी, और वहाँ की लैंग्वेज कौन सी हो जाएगी? थड़ी लैंग्वेज हो जाएगी, ठीक है। कई लोग गलती से ये बोल देते हैं, गंगानगर हनुमानगढ़ के लोग बोल देते हैं कि हम तो सर बागड़ी बोलते हैं, बागड़ी नहीं है, बागड़ी यहाँ बोलेंगे क्योंकि डूंगरपुर बांसवाड़ा को बागड़ बोलते हैं और बागड़ क्षेत्र की लैंग्वेज बागड़ी हो जाएगी। हमारी वाली कोई लैंग्वेज नहीं है प्रॉपर, हमारी वाली खिचड़ी है अपने यहाँ गंगानगर हनुमानगढ़ में। अभी इसके बाद में देखो, ये जो क्षेत्र है जोधपुर के आसपास का, यहाँ रहेगी मारवाड़ी, यहाँ कौन सी रहेगी? मारवाड़ी हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद में रहेगा बीकानेर में बीकानेरी है, ठीक है। जैसलमेर बाड़मेर थोड़ा सा ये मारवाड़, यहाँ हो जाएगी एक बोली जिसको कहते हैं धटकी, कौन सी हो जाएगी? धटकी हो जाएगी। फिर यहाँ पे हो जाएगी, यहाँ पे जालोर वाला जो क्षेत्र हो जाएगा, जालोर पाली वाला क्षेत्र, यहाँ पे हो जाएगी कौन सी बोली हो जाएगी? यहाँ देखो लूणी बेसिन है या गोडवाड़ बेसिन है, तो यहाँ पे हो जाएगी गोडवाड़ी, ठीक है। सिरोही, ये सिरोही है, ऐसे लिख देता हूँ सिरोही। सिरोही का प्राचीन नाम है देवड़ावाटी, तो यहाँ की लैंग्वेज हो जाएगी देवड़ावाटी हो जाएगी। उदयपुर और आसपास का क्षेत्र है, यहाँ हो जाएगी मेवाड़ी। प्रॉपर उदयपुर में एक बोलेंगे दावड़ी, प्रॉपर उदयपुर में धावड़ी बोलेंगे, ठीक है, धावड़ी लैंग्वेज। डूंगरपुर बांसवाड़ा का जो एरिया है, यहाँ बोलेंगे बागड़ी, दोनों यहाँ बोलेंगे बागड़ी, बागड़ी को वागड़ी भी कहते हैं। यहाँ झंझट रहता है थोड़ा सा बागड़ी में, ठीक है। बागड़ अलग है, ठीक है, बांगर अलग है। बांगर या ये एरिया शेखावाटी को बांगर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ शेखावाटी बोलेंगे, सिक्कर चूरू झुंझुनू शेखावाटी बोली बोलते हैं, और ये एरिया शेखावाटी एरिया भी कहलाएगा और बांगर क्षेत्र भी कहलाएगा, बांगर कहलाएगा, यहाँ लिख देता हूँ ऐसे, बांगर क्षेत्र कहलाएगा, ठीक है, बांगर कहलाएगा। लेकिन ये बागड़ है, बागड़ डूंगरपुर बांसवाड़ा। यहाँ चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ में एक लैंग्वेज बोलेंगे यहाँ पे, जिसको कहेंगे निमाड़ी। यहाँ प्रतापगढ़ है, चित्तौड़गढ़ है, निमाड़ी याद रखना। ये जो निमाड़ी है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी को दक्षिणी राजस्थानी कहते हैं। निमाड़ी को नाम दिया गया है दक्षिणी राजस्थानी। भूलवंश आप ये मत कर देना इसमें कि पूछ ले कि सर राजस्थान के दक्षिण में तो लैंग्वेज बागड़ी बोलते हैं, तो दक्षिणी राजस्थानी ये हो जाएगी। आपने थोड़ा सा ऊपर जो लैंग्वेज है निमाड़ी, इसको दक्षिणी राजस्थानी क्यों कहा है, तो मैं क्लियर करता हूं। बागड़ी पे ज्यादातर जो मीनिंग है वो गुजराती के मिक्स हैं, गुजराती के ज्यादा मिक्स हैं, इसलिए शुद्ध रूप से ये नहीं कह सकते कि टोटली प्योर ये राजस्थानी की बोली नहीं, गुजराती मिक्स हैं। लेकिन निमाड़ी जो है इसमें क्या है, लगभग जो मीनिंग है राजस्थान के हैं, इसलिए निमाड़ी को दक्षिणी राजस्थानी नाम दिया गया है।
कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़ में बोलेंगे दिव्य सदनो, यहाँ पे बोलेंगे हाड़ौती। कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़ में क्या बोलेंगे? हाड़ौती। यहाँ झालावाड़ वाला जो एरिया है यहाँ बोलेंगे मालवी, क्योंकि झालावाड़ का जो दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र है बाउंड्री वाला वो मालवा के पठार को टच करता है। एमपी में मालवा का पठार है उसको टच करता है, तो यहाँ हो जाएगी मालवी, ठीक है। और यहाँ पे एक जो गाय की नस्ल है वो भी कौन सी हो जाएगी? मालवी। ये एरिया मालव क्षेत्र हो जाएगा, यहाँ की लैंग्वेज मालवी हो जाएगी। मालवी वाला जो एरिया है ना वहां पे एक लैंग्वेज बोलते हैं रागड़ी। रागड़ी ये मालवा के राजपूतों की बोली है। मालवा के राजपूतों की बोली कौन सी हो जाएगी? रागड़ी हो जाएगी। कौन सी? रागड़ी हो जाएगी। अब अपन ऊपर वाले क्षेत्र में बात करते हैं। यहाँ अलवर है, ये भरतपुर है B4, और यहाँ D4 धौलपुर है। यहाँ समझ लेना आप, अकेले अलवर की बात करें तो अहीरवाटी, अहीरवाटी। भरतपुर और अलवर दोनों की बात करें तो दोनों को मिलाकर मेवात नाम से जानते हैं, तो यहाँ की लैंग्वेज मेवाती हो जाएगी। भरतपुर धौलपुर को मिला के अगर बात करें तो यहाँ पे रहेगी ब्रज भाषा। कौन सी रहेगी? ब्रज भाषा। देखो दो ये पास पास में जोड़े से बनते हैं, याद रखना। अहीरवाटी केवल अलवर में, मेवाती अलवर भरतपुर में, ब्रज भाषा भरतपुर धौलपुर में बोली जाती है। इसके अलावा यहाँ हमारा जयपुर है, मैं लिख देता हूँ JPR, जयपुर लिख देता हूँ सीधा ही जयपुर। तो जयपुर में देखो हम बोलेंगे ढूंढाड़ी। जयपुर और आसपास के जिलों वाला थोड़ा थोड़ा जो एरिया है ना वह ढूंढाड़ी बोलेंगे। ये जो जयपुर वाला एरिया है यहाँ ढूंढाड़ी बोलेंगे, ठीक है। इसके अलावा छोटी छोटी बोलियां इसमें और भी है, जो मैं आपको जब डिटेल करवाऊंगा तब आपको करवाऊंगा। काठेड़ी है, जाड़साई है, राजावाटी है, ये बोलियां हैं। यहाँ पे रहेगा करौली। करौली में लैंग्वेज बोलते हैं उसको कहते हैं नागरचोल। कौन सी? नागरचोल कहेंगे जो करौली में बोली जाती है। फिर यहाँ पे रहेगा SM सवाई माधोपुर, SM सवाई माधोपुर। और यहाँ पे रहेगा अपने टोंक, ये अपना है टोंक, ठीक है। और यहाँ पे अपना एक डिस्ट्रिक्ट रहेगा जिसको कहेंगे भीलवाड़ा, ठीक है। भीलवाड़ा है ये, मैं इसको चलो भीलवाड़ा पूरा लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या झंझट है वो देखना कि भीलवाड़ा और टोंक वाला जो एरिया है ना बाउंड्री वाला, यहाँ पे जो लैंग्वेज बोलेंगे उस लैंग्वेज को कहेंगे खेराड़ी, क्योंकि भीलवाड़ा की जाजपुर तहसील से लेकर टोंक जिला तक खेराड़ क्षेत्र कहलाता है, यहाँ खेराड़ी हो जाएगी। टोंक और सवाई माधोपुर में जो बोली बोलेंगे, ठीक है। और एक यहाँ पे बोलेंगे टोंक, और कहाँ पे बोलेंगे? जयपुर में। तो टोंक चौरस है, तो यहाँ पे जो बोली बोलेंगे उसको कहेंगे चौरासी। टोंक और जयपुर में कौन सी बोलेंगे? चौरासी बोलेंगे, ठीक है। ये 84 बोली वाला क्या हो जाएगा? क्षेत्र हो जाएगा। तो ये अपनी भाषा बोलियों के अंदर जो मेन जो बोलियां हैं वो मैंने आपको यहाँ पे कंप्लीट करवा दी है, ठीक है। अब देखो, अरे सॉरी, ये जो करौली है ना, करौली के अंदर सॉरी मिस्टेक होगी, करौली के अंदर अपने बोलेंगे जगरोती। कौन सी बोलेंगे? जगरोती बोलेंगे। यहाँ लिखना था, थोड़ा ऊपर लिखा के, कोई बात नहीं, क्षमा प्रार्थी हूं मैं। करौली में जगरोती बोलेंगे। टोंक और सवाई माधोपुर में जो लैंग्वेज बोलेंगे ना उसको बोलेंगे नागरचोल। कौन सी बोलेंगे? नागरचोल। देखो डायग्राम से, नक्शे से मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बढ़िया तरीके से समझ आया होगा, क्योंकि इतने झंझट वाली चीज नहीं है। वैसे इनको पढ़े तो बड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन अभी फिलहाल अगर इसको देखें कि डायग्राम में किस प्रकार से है और मैप में किस प्रकार से है, तो ये टॉपिक बड़ा इजी लगता है। अपने आंख बंद करके ऐसे सोचा करो, इमेजिन किया करो कि ये गंगानगर मांगड़ पंजाबी, यहाँ अलवर है,
अहिरवाटी है, यहाँ भरतपुर है, अलवर है, यहाँ मेवाती है, यहाँ जोधपुर दिख रहा है मेरे को, जोधपुर में यहाँ पे मारवाड़ी है। ठीक है, ये तो मेन जो बोलियां है ना उनकी बात। अब इनमें डीप गहराई वाला जो प्रश्न आता है, जैसे पेपर वाला पूछ लेगा, अली बख्शी ख्याल की रचना किस बोली में हुई? अहिरवाटी में। संत दादू दयाल और संत चरणदास जी के जो ग्रंथ है वो किस में लिखे गए? मेवाती में। दादू की जो रचनाएं हैं, ठीक है, दादू की रचनाएं किस में है? ढूंढाड़ी में है। राजस्थान की सबसे बड़े ज्यादा क्षेत्रफल वाली बोली मारवाड़ी है। राजस्थान में सबसे ज्यादा लोगों द्वारा बोले जाने वाली बोली ढूंढाड़ी है। राजस्थान की सबसे मानक बोली मतलब मुख्य बोली कौन सी है? या राजस्थान में सबसे ज्यादा साहित्य किस बोली में लिखा गया है? तो राजस्थान की साहित्य की बोली मारवाड़ी, राजस्थान की मानक बोली मारवाड़ी, राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्रफल में बोले जाने वाली बोली मारवाड़ी। देखो मारवाड़ एक क्षेत्र है, जोधपुर और आसपास का एरिया जो है वो मारवाड़ कहलाएगा, और मारवाड़ क्षेत्र में बोली बोलेंगे वो मारवाड़ी। भेड़ पाई जाती है वो मारवाड़ी, बकरी पाई जाती है वो मारवाड़ी, आदमी पाया जाता है वो मारवाड़ी। ठीक है, अब देखो ये जो रियासत थी, मारवाड़ एक रियासत हुआ करती थी प्राचीन काल में, तो मारवाड़ रियासत क्षेत्रफल में सबसे बड़ी रियासत थी। फिर मारवाड़ रियासत के जो जिले हैं ये जोधपुर और आसपास के, इनको मिला के जोधपुर संभाग बना। तो जोधपुर संभाग क्या है? सबसे बड़ा संभाग माना जाता है। यहाँ की जो लैंग्वेज है मारवाड़ी वो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाली बोली हो जाएगी। यहाँ जो बकरी पाई जाती है वो सर्वाधिक क्षेत्रफल में पाई जाने वाली बकरी मारवाड़ी। यहाँ जो भेड़ पाई जाती है सर्वाधिक क्षेत्रफल में पाई जाने वाली भेड़ मारवाड़ी। और दूसरी बात, इतना बड़ा क्षेत्र है और यहाँ के जो जीव होते हैं वहां पे इनमें क्या होती है? पानी की कमी यहाँ पे रहती है, वनस्पति की कमी रहती है और तापमान ज्यादा रहता है, तो इनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता यहाँ के जीवों की ज्यादा होती है। तो अपने से पूछ ले कि कौन सी भेड़ की रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है, तो आपको बताना मारवाड़ी भेड़। पूछ ले कौन सी बकरी की रोग प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा होती है, आपको बताना मारवाड़ी बकरी। और आदमी पूछेगा नहीं, आदमी का पूछ ले वैसे ही कोई कि सबसे ज्यादा रोग प्रतिरोधक क्षमता किनकी होती है, तो भी मारवाड़ के आदमी की होती है। ठीक है, ये मैंने बेसिक बातें आपको डायग्राम में यहाँ पे करवा दी। किशनगढ़ है, वहां पे किशनगढ़ी बोलेंगे अपने, ठीक है, और आसपास में छोटे बीकानेर में बीकानेरी बोल देंगे यहाँ पे। तो ये कुछ लैंग्वेज की हमने बात यहाँ पे कंप्लीट कर ली है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और घबराए नहीं, मैं इसको एक ब्लैंक में खाली मैप में जहां जिले अलग अलग बने होंगे उसके अंदर भी आपको मैं ये जरूर कराऊंगा। वो इस प्रकार लिखने वाला जो सिस्टम है वो अपने पास में है, वो लिखते जाते हैं और स्क्रीन पे शो होता जाता है, उस पे मैं आपको बढ़िया तरीके से इसकी पीपीटी बनवा के और आपको कंप्लीट करवा दूंगा। ये तो इसीलिए था कि मोटी मोटी जो बात है वो आपको याद हो जाए। ठीक है, और इसका लो स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, अब हमने बोलियों के बारे में इतनी बातें यहाँ पे कंप्लीट कर ली है। बोलियों के बारे में इतनी बातें हमने कंप्लीट कर ली, और बातें हम इसमें आगे गहराई से पढ़ने वाले हैं अभी। ठीक है, तो देखो कुछ मुख्य बोलियां जिनकी कुछ मुख्य विशेषताएं हैं उनके बारे में मैं आपको यहाँ पे क्लियर करवाऊंगा, आपको यहाँ पे समझाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल अपन बात कर लेते हैं मारवाड़ी। ठीक है, कहां बोलेंगे? जोधपुर व आसपास का जो क्षेत्र होता है वहां बोलेंगे मारवाड़ी। खास बात क्या है? राजस्थान की सबसे मानक बोली, राजस्थान की साहित्य की बोली कौन सी है? मारवाड़ी है। इसके बाद में हम बात करेंगे ढूंढाड़ी।
कौन सी की? ढूंढाड़ी की। जयपुर और आसपास के जिलों का जो क्षेत्र है उसमें बोलेंगे ढूंढाड़ी, ठीक है। वह आसपास का जो क्षेत्र है वहां पे बोलेंगे ढूंढाड़ी। और ढूंढाड़ी की जो खास बात है, सर्वाधिक व्यक्तियों द्वारा बोली जाती है, क्योंकि जयपुर और आसपास के क्षेत्र में जनघनत्व तो ज्यादा है और वहां लोग ज्यादा रहते हैं, इसलिए सबसे ज्यादा लोग ढूंढाड़ी बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद में हम बात करेंगे दादू दयाल की जो रचनाएं हैं, जितनी भी दादू दयाल दोहा, दादू दयाल वाणी, ठीक है, ये सारी जो रचना है, काया बेली, ये सारी जो रचना है ये ढूंढाड़ी में है। इसके बाद में हम बात करेंगे अहीर वाटी की। जिला बता देना, याद है तो। ऐसे अहीर वाटी, ऐसे अलवर, केवल अलवर में बोलेंगे। और ऐसे याद रखना, बहुत ही ज्यादा बार पूछा जाता है। ऐसे अली बख्शी ख्याल की रचना इसी बोली में की गई है। अली बख्शी ख्याल की रचना इसी बोली में की गई है। इसके बाद में हम बात करेंगे मेवाती की। मेवात बोले तो अलवर प्लस भरतपुर। अलवर और भरतपुर को क्या बोलेंगे? मेवात। देखो मेवात क्यों नाम पड़ा, गहराई में जाते हैं, बहुत सारे प्रश्न यहां से उठते हैं। मेवात क्यों नाम पड़ा? देखो नाम मेवात है क्योंकि यहाँ पे एक जाति पाई जाती है जिसको कहते हैं मेव। मेव जाति के कारण एरिया मेवात पड़ा। अब मेवात वर्तमान में हरियाणा में एक अलग से जिला भी बना है, जो हमारे अलवर भरतपुर को टच करने वाला हरियाणा का जिला है, उसका नाम है मेवात। अब मेवात में रहते हैं मेव, और यहाँ पे रहने वाला आदमी जो है मेवाती कहलाता है। हमने पढ़ा है हसन खां मेवाती। हसन खां मेवाती हमने पढ़ा है। महाराणा सांगा का जो सेनापति था जिसका नाम था हसन खां मेवाती। और एक आदमी है जिसका नाम है जहूर खां मेवाती। जहूर खां मेवाती जो है वो भपंग नाम का एक वाद्य यंत्र बजाता है। भपंग कैसा होता है? एक डिब्बा होता है और उसके अंदर बीच में से तार लगा होता है, और डिब्बे को यहाँ पकड़ के और तार को अपने पैर में ऐसे लगा के और तार को ऐसे हिला हिला के और वो बजाया जाता है। ऐसा जो वाद्य यंत्र होता है वो भपंग। और भपंग का जो जादूगर है वो होता है जहूर खां मेवाती। और यहाँ पे जो गाय पाई जाएगी उस गाय की नस्ल का नाम भी क्या रहेगा? मेवाती। तो मेवात नाम से बहुत सारे प्रश्न क्लियर होते हैं। यहाँ देखो मेवाती जो लैंग्वेज है, बोली जो है, इसके अंदर चरणदासी संप्रदाय व लालदासी संप्रदाय के ग्रंथों की रचना की गई है। ग्रंथों की रचना की गई है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। अभी मेवाती तक की हमने बातें यहाँ पे कंप्लीट कर ली है। अब मैं इसको मिटा देता हूँ और इसमें और आगे की जो बातें हैं वो अपने पढ़ लेंगे। देखो मेवाती की बात होगी, फिर हम बात करेंगे ब्रज भाषा की। ये कौन से क्षेत्र में बोलेंगे? भरतपुर में और धौलपुर में। भरतपुर और धौलपुर में। एक बात ध्यान में रखना, बिसलदेव रासो की रचना। बिसलदेव रासो की रचना कौन सी बोली में हुई है? ब्रज बोली में, ब्रज भाषा में। एक बात अलग ध्यान में रखना कि जालोर के गोडवाड़ क्षेत्र में जो गोडवाड़ी बोली बोली जाती है, उस गोडवाड़ी बोली में बिसलदेव रासो जो ग्रंथ है, बिसलदेव रासो जो ग्रंथ है, उसके अंदर गोडवाड़ी बोली की कुछ रचनाएं भी है इसमें। तो पूछे बिसलदेव रासो किस बोली में है? तो ब्रज बोली में या ब्रज भाषा में। लेकिन बिसलदेव रासो के अंदर कुछ एक जो रचनाएं हैं वो गोडवाड़ी की भी है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है यहाँ पे। मैं इसको साथ में करवा दूंगा, यहाँ करवा दूंगा मैं गोडवाड़ी। गोडवाड़ क्षेत्र कौन सा है? जालोर प्लस
पाली प्लस बाड़मेर का जो आपस में टच करने वाला एरिया है वो लूणी बेसिन या गोडवाड़ बेसिन है, ठीक है। तो यहाँ गोडवाड़ी जो है इसकी खास बात है, इस बोली की कुछ रचना बिसलदेव रासो में है। बिसलदेव रासो ग्रंथ में इस बोली की कुछ रचनाएं हैं। लेकिन अगर पूछ ले बिसलदेव रासो टोटली अधिकांश किस भाषा में है, तो ब्रज भाषा के अंदर, ब्रज बोली के अंदर है। इसके बाद में देखो हम बात करेंगे, ढूंढाड़ी की बात मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर ली है। फिर मैं बात करूंगा हाड़ौती की। हाड़ौती याद रखना, हाड़ौती, हाड़ौती बोले तो कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़। कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़, इसको बोलेंगे हाड़ौती क्षेत्र। और ये जो हाड़ौती क्षेत्र है, यहाँ के कवि थे, बूंदी के कवि थे, जो हमारे राज्य कवि भी हैं, सूर्यमल मिश्रण की रचनाएं हैं। सूर्यमल मिश्रण की रचनाएं कौन सी बोली में हो जाएगी? हाड़ौती में हो जाएगी। इसके बाद में मालवी मैंने आपको क्षेत्र करवा ही दिया है। इसके बाद में हम बात करेंगे रागड़ी की। रागड़ी मालवा क्षेत्र कौन सा है? जो झालावाड़ और बारां का जो एमपी को टच करने वाला एरिया है वो मालवा है। तो रागड़ी देखो मालवा के राजपूतों की बोली है और इसे कर्कश बोली भी कहते हैं। कौन सी बोली भी कहते हैं इसको? कर्कश बोली भी इस बोली को कहा जाता है। ये रागड़ी की बात हमने कंप्लीट कर ली है, रागड़ी हो गई यहाँ पे कंप्लीट। रागड़ी के बाद में अपन बात करेंगे मेवाड़ी की। मेवाड़ी कहाँ बोलेंगे? उदयपुर व इसके आसपास का जो क्षेत्र है वो मेवाड़ है और वहां की लैंग्वेज मेवाड़ी। एक बात ध्यान में रखना, मेवाड़ी का प्रथम लिखित प्रमाण उदयपुर में माता है जगत गांव में अंबिका माता मंदिर, अंबिका माता मंदिर में मिलता है। अंबिका माता मंदिर में मिलता है। पूछ ले कि मेवाड़ी का सर्वप्रथम लिखित प्रमाण कौन से मंदिर में मिलता है? अंबिका माता का मंदिर जगत गांव में है। और जगत गांव मूर्तियों के लिए इतना फेमस है कि जगत गांव को मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है। मेवाड़ का खजुराहो किसको कहेंगे? जगत गांव को कहेंगे। राजस्थान का खजुराहो पूछ ले जो मूर्ति कला के लिए फेमस है वो हो जाएगा किराड़ू। किराड़ू नाम की जगह है बाड़मेर। अब पूछ ले कि सर ये किराड़ू क्या है? तो किराड़ू मध्य प्रदेश में चंदेल राजाओं द्वारा बनाए गए मंदिर है जो अपनी मूर्ति कला के लिए फेमस है। वो जगह का नाम खजुराहो है। उन मंदिरों से तुलना करते हैं हम किराड़ू के मंदिरों की जो बाड़मेर में है, इसलिए किराड़ू बाड़मेर के मंदिरों को हम राजस्थान का खजुराहो कहते हैं। लेकिन अंबिका माता के मंदिर जो जगत गांव में उदयपुर में है इसको अपने बोलेंगे मेवाड़ का खजुराहो। ठीक है, मेवाड़ी की हमने बात कर ली। इसके बाद में हम बात करेंगे निमाड़ी की। इसको कहेंगे दक्षिणी राजस्थानी। दक्षिणी राजस्थानी क्षेत्र बोले तो चित्तौड़ और प्रतापगढ़ वाला जो एरिया है ये कौन सा एरिया हो जाएगा? निमाड़ी वाला हो जाएगा। इसको अपने बोलेंगे दक्षिणी राजस्थानी। ठीक है, अब ये जो वीडियो है इसमें हमने बहुत सारी बातें की है। अभी कुछ बातें बाकी है कि ये जो बोलियां हैं ये कौन सी बोली की उपबोली है, कौन सी बोली की उपबोली हो जाएगी। ठीक है, और ये जो बोलियां हैं इन पे और कौन सी बोली का इफेक्ट पड़ा है एग्जाम में वो चीजें भी पूछी जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें अपन नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।